अस्सलाम वालेकुम कदीर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? आवाज आ रही है कदीर साहब? जी कदीर साहब, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जी, जी, बिल्कुल। आज ये हम बहुत अरसे से ये प्लान कर रहे थे इस मीटिंग का, तो जी, बस वो पिछले दिनों कुछ मसरूफियत ज्यादा रही, इस वजह से मैं कुछ ज्यादा मतलब पढ़ता तो मैं रहा अपने तौर पर, लेकिन मैं कोई प्लान आपके साथ ऐसा वक्त कर नहीं सका। तो हम अ, ये जो आज की हमारी गुफ्तगू है, ये बुनियादी तौर पर एक जनरल गुफ्तगू है जिसमें कुछ सही। अ, वजह हम आपस में बयान करेंगे कि जी आखिर जिंदगी का आगाज जो है उस पर किसी किस्म की भी तहकीक की जरूरत क्या है, हुँ, हुँ। और जी, जिंदगी के आगाज पर जिस किस्म की तहकीक हो रही है उसकी नौइयत किस किस्म की है, और उसमें कमोबेश क्या चीजें जो है सामने आई हैं। तो मेरे पास, जैसे मैंने पहले आपसे अलहदी से अर्ज कर चुका हूं, मैं आपसे जी, अलहदी जी। के मेरे पास कोई अलहदा कोई बहुत स्लाइड शो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ चीजें रास्ते में दिखाता चला जाऊंगा, क्योंकि ज़रूर। जाहिर है जिंदगी का आगाज जिस तरीके से भी हुआ उसका कोई तस्वीरी सबूत हमारे पास नहीं है। जाहिर है बिल्कुल। उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने लोगों अपने अपने हाइपोथेसिस जिस तरह टेस्ट किए उसका जिक्र हम करते चले जाएंगे। और जो कुछ आपके सवालों की मौजूदगी में, क्योंकि आपके सवाल मैंने देखा है कि वो बहुत अहम होते हैं अक्सर औक़ात, तो फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हुँ, तो हुँ, सबसे हुँ। पहली बात तो ये है, जब सही। हम जिंदगी के आगाज की बात करते हैं तो सबसे पहले जिंदगी की बात कर लेते हैं। तो जिंदगी जो है वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ उसकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी उसकी तरतीब की मुख्तलिफ सतहें हैं। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इससे मेरी सिंपली मुराद ये है कि एटम्स, कुछ बुनियादी एटम्स हैं जिनसे तमाम जानदार बने हुए हैं। वो एटम्स प्रिडोमिनेंटली हर जानदार में, खा वो इंसान हो, खा कोई और जानदार हो, खा वो पौधे हो, खा वो बैक्टीरिया हो जो सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर होते हैं, उन सब में तमाम जो उनके जो केमिकल ये मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक बुनियादी कार्बन स्केलेटन है, यानी कार्बन की कलीदी अहमियत है, यानी कार्बन जैसे आंसर की। उसके बाद फिर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये चार जो है, चार या पांच, और उसके अलावा फिर सल्फर और फास्फोरस। तो ये एलिमेंट्स या ये अनासर हर जानदार के जिस्म में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एक तो ये पहली सतह हो गई जो बिल्कुल इब्तदाई सतह है जिसमें हम एटम्स की बात कर रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि इससे ऊपर वाली सतह पे जाएं, तो इससे ऊपर वाली सतह है जो आ, इससे ऊपर वाली जो सतह है वो है मॉलिक्यूल्स की। सही। अब मॉलिक्यूल्स की जहां तक बात करते हैं तो चार बुनियादी मॉलिक्यूल्स हैं जो हर जानदार में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, हुँ, हुँ। जिनके कलीदी एटम जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर उसके अलावा सही। प्रोटीन्स हो गई, जिनके कलीदी एटमों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी शामिल है, सल्फर भी शामिल है। ठीक। अ, फिर न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, यानी डीएनए और आरएनए, जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन महफूज होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जिनका काम होता है, जैसे आरएनए। तो इनमें भी यही एटम्स शामिल हैं। और फिर लिपिड्स। तो ये चारों किस्म के मॉलिक्यूल आपको हर जानदार में मिलेंगे। ये दूसरा लेवल हो सही। गया ऑर्गेनाइजेशन का जिंदगी की, यानी एटम्स से मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल से ऊपर जाएं तो सेल्स या खुलिये। अब एक हुँ, हुँ। खुलिया जो है वो एक जिंदगी का बुनियादी एक जिंदगी का बुनियादी सब यूनिट है, यानी इसे अंग्रेजी में यूं कह लीजिए, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सब यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का सही। बुनियादी उसकी हैत बनाने वाला और उसके काम या उसके अफाल का तयन करने वाला जो है, वो बुनियादी तौर पे खुलिया होता है। अब एक सही। खुलिये की जो बुनियादी हैत है, अगर उसका कंपैरिजन करें तो वो भी कमोबेश तमाम जानदार में जो सबसे अहम चीज जो उसके जो सबसे अहम पहलू हैं एक खुलिये के, वो बहुत हद तक एक जैसे। अब उसके बाद फिर ऊपर अगर जाएं, इससे आगे जाएं, तो हर खुलिये में, खा वो एक बैक्टीरिया का हो, खा वो इंसान का हो, उसमें दो बुनियादी सिस्टम हैं जिनके बगैर खुलिया जिंदा रह नहीं सकता।
एक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सिस्टम, कि वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए में महफूज होती है वो किस तरह उस खुलिये के बाकी अफ़आल या बाकी जो उसके काम हैं उनको डिटरमिन करती है, या उनको उनको कैरी आउट करती है, या उनको मुकम्मल करती है। ठीक, जी। सही। उसमें डीएनए में इंफॉर्मेशन सेव होती है। डीएनए से एक प्रोसेस के जरिए, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एक आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। आरएनए का मॉलिक्यूल क्योंकि मूव कर सकता है, वो डीएनए से वो इंफॉर्मेशन जो मखसूस जीन्स या एक जीन के बारे में होती है वो लेकर प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी के पास जाता है। प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी जो है वो कुछ एंजाइम से मुश्तमिल होती है और एक खास न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, जिसे या प्रोटीन जिसे हम या इन्हें एक न्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्स कह लीजिए, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। उनके पास जाता है वो सही। मैसेंजर आरएनए, और वहां जाकर उसी जीन की मुनासबत से प्रोटीन्स बनती हैं। अब ये है पूरा प्रोसेस। इसमें आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये बिल्कुल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की टर्म्स है। अब इन दोनों में भी, इन दोनों प्रोसेसेस में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के सिस्टम हैं एक खुलिये के अंदर, तमाम जानदारों में बेहद यकसानियत पाई जाती सही। है। इसके बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम एक खुलिये के अंदर है वो है अ, अ, वो है एनर्जी एक्विजिशन का सिस्टम, कि वो एनर्जी जब अपने माहौल से हासिल करता है, पहली बात तो ये कैसे हासिल करता है, फिर दूसरी बात ये कि उस एनर्जी के साथ करता क्या है। तो तमाम जानदारों के बारे में ये देखा गया है कि वो कोई नई एनर्जी नहीं बना रहे, बल्कि वो अपने माहौल से, वो थर्मोडायनेमिकली ओपन सिस्टम्स हैं, वो अपने माहौल से एनर्जी हासिल करते हैं और उसको एक खास किस्म की केमिकल एनर्जी में या बाज मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, ये जो तमाम कीमियाई कीमियाई तामुलात या कीमियाई रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, सही। वो भी तमाम जानदारों में अगर एग्जैक्टली एक जैसे नहीं तो बहुत हद तक उनके बेसिक प्रिंसिपल एक जैसे हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसका मुख्तसरन, वैसे तो ये बहुत वसी टॉपिक है, वो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी आम तौर पर या सनलाइट है या थर्मल एनर्जी है, जो समुद्रों के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां से गर्म पानी की सही। चश्मे बह रहे हैं, उनकी गर्मी को इस्तेमाल कर उनको गर्मी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये सही। उनके लिए जो ये बैरूनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सक इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना दूसरे जो जानदार हैं, मेरे और आप जैसे, और दूसरे यानी जो गाय भैंस हैं और ये दूसरे बहुत से और जानदार, वो बाज केमिकल्स को, जिनको हम खुराक कहते हैं, उनको प्रॉपरली मेटाबोलाइज करके बुनियादी तौर पर दो काम करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनसे लेते हैं, और हाइड्रोजन आयॉन्स लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली एक लंबे मेटाबॉलिक, एक सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए ऑक्सीजन को मिल जाती है। सही। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन को मिल जाती है, और वो ऑक्सीजन उन्हीं प्रोटॉन्स को या हाइड्रोजन आयॉन्स के साथ मिलकर पानी बना देता है। लेकिन वो जो हाइड्रोजन आयॉन्स हैं, इस दौरान में उनकी उनके जरिए से, एक उनकी मूवमेंट के जरिए से एक खास किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिन्हें हम एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एक तरह से एनर्जी करेंसी है। यानी जिस तरह हम अमेरिका में डॉलर इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में रुपया इस्तेमाल करते हैं किसी भी दुकान पे कुछ कुछ भी खरीदारी करने के लिए, इसी तरह सही। हर खुलिये में कहीं पर भी एनर्जी की जरूरत हो तो वहां पर एटीपी के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं और इमीडिएटली उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी ये जो एनर्जी सिस्टम है, असल में ये यूं समझ लीजिए एनर्जी करेंसी को बनाने की मिनटें हैं जो हर खुलिये में लगी हुई है। यानी एनर्जी करेंसी की प्रोडक्शन हर वक्त हर खुलिये में जारी है। जहां ये बंद राइट। हुई वो खुलिया जो है वो मौत का शिकार हो गया। ठीक, अब ये दो बड़े, यानी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और एनर्जी की प्रोसेसिंग, इन दोनों के सिस्टम में तमाम जानदारों में इंतहाई हद तक यकसानियत है। अब जब ये हमारा मौजूदा इल्म का हाल है, जाहिर है डार्विन के जमाने में इन बातों का पता नहीं था,
आज से 100 साल पहले तक इतनी डिटेल में, जिस डिटेल में आज हम जानते हैं, इन बातों का पता नहीं था। अब जब इतनी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टैगरिंग सिमिलैरिटीज है, तो फिर ये तसव्वुर करना कि हर जानदार की को कवानीन फितरत के जरिए अलग अलग तख्लीक किया गया है या हुए हैं, उसमें एक मसला पेश आता है कि अगर अलग अलग तख्लीक हुए हैं ये सब के सब जानदार, तो फिर इतनी यकसानियत इनमें क्यों है? और तब तो तमाम जानदारों में उससे कई गुना ज्यादा फर्क होने चाहिए थे जो आज हमें दिखाई देते हैं। खास तौर पे ये जो बुनियादी चीजें हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिन पर एक जानदार की जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी है। ठीक, अब अगर ये सिचुएशन, तो इसीलिए साइंसदान, ये तमाम बातें जो हैं ये साइंसदानों को इस तरफ सोचने की तरफ मजबूर करती हैं कि तमाम जानदारों का नुक्ता आगाज एक था, और वो नुक्ता आगाज जो है उसकी ढूंढने की कोशिश जो है वो जारी है। तो उस नुक्ता आगाज को, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब उस नुक्ता आगाज को ढूंढने की रिसर्च दो तरह से जारी है, उसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज है। एक तो ये है कि यू स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल लाइफ फ्रॉम बॉटम अप, और दूसरा है यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट फ्रॉम टॉप डाउन। बॉटम अप का तरीका ये है कि आप पहले ये तयन कर लीजिए कि जिंदगी जमीन पर कब उसका आगाज हुआ, मतलब जिस हद तक आपके लिए मुमकिन है। फिर जो जाहिर है ये सब कुछ जो है इसमें जियोलॉजी या इल्म अर्जियात हमारी मदद करता है, और उस जमाने में जमीन के जो हालात थे वो उन पर तहकीक कर ली जाए, उनको डिटरमिन कर लिया जाए जिस हद तक वो हो सकते हैं, और फिर उस हिसाब से देखा जाए कि क्या उन कंडीशंस में जमीन के जिंदगी के जो बुनियादी अज्जा हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, क्या ये सब के सब बन भी सकते हैं कि नहीं। ये सबसे पहला, यानी बुनियादी तौर पर, क्योंकि जिंदगी का आगाज हुआ, क्योंकि वो कंडीशंस अब जमीन पर इंसानी इल्म के मुताबिक कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं मौजूद नहीं है, तो फिर उन्हीं कंडीशंस को आप लैब में, लेबोरेटरी में रिक्रिएट करने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि क्या आप, अगर प्रोटीन नहीं तो शुरू कीजिए अमीनो एसिड से, जो प्रोटीन्स के सब यूनिट्स हैं जिनसे प्रोटीन्स मिलकर बनी हुई है। अच्छा, जहां तक तमाम जानदारों में यकसानियत है, वहां एक बात का जिक्र करना भूल गया कि खास तौर पर न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए, ये जिन सब यूनिट्स से या छोटे मॉलिक्यूलों से मिलके बने हैं, वो भी तमाम जानदारों में एक जैसे हैं, और तमाम प्रोटीन्स जिन सब यूनिट्स से जिनको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, उनसे मिलकर बनी है, वो भी तमाम जानदारों में कमोबेश एक जैसे हैं। वो 20 या 22 अमीनो एसिड्स हैं जिनसे इस दुनिया की में जितने जानदार हैं उनकी हर प्रोटीन बनी है। और अमीनो एसिड्स में भी दिलचस्प बात यह है कि अमीनो एसिड्स के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, तो उसके अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक बुनियादी कार्बन एटम है। वो कार्बन एटम एक तरफ हाइड्रोजन से उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, एक तरफ अमीनो ग्रुप से यानी NH2 ग्रुप से बॉन्ड बनाया है, फिर एक तरफ उसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से यानी COOH से बनाया है। अब इतना स्ट्रक्चर हर अमीनो एसिड का तमाम जानदारों में एक है। सिर्फ एक कार्बन की वैलेंसी ऐसी है जो R या मिस्ट्री ग्रुप से अटैच होती है, और वहां पर हर अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में फर्क आता चला जाता है। ठीक, तो इतनी स्टैगरिंग सिमिलैरिटी है, यानी ना सिर्फ एटम्स और बड़े मॉलिक्यूल्स, बल्कि उन बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाने वाले जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी सिमिलैरिटीज है। ठीक, तो अब जो बॉटम अप जो अप्रोच है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसके बारे में साइंसदानों ने खास तौर पर 1950s में शिकागो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे हैरोल्ड यूरे, और हैरोल्ड यूराई UREY, उन्होंने उनकी लैब में उनके एक स्टूडेंट ने जिसका नाम मिलर था, मुझे पूरा नाम ज़हन से निकल रहा, उन्होंने एक लैब सेटअप की, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, और उन्होंने उसमें किया यूं कि एक फ्लास्क के अंदर एक लिक्विड डाला जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजर रही थी, नाइट्रोजन गैस गुजर रही थी, ठीक,
और इस तरह कुछ बुनियादी यानी मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन कोई बड़ा मॉलिक्यूल नहीं था, और उसमें से वो बिजली गुजारी सही। और कुछ दिनों तक बिजली गुजारी। तो उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद वहां पर उस लिक्विड में अमीनो एसिड जो है उनको बने हुए मिले। तो ये पहला प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल था कि जी अगर जमीन की इब्तदाई हालात ऐसे थे कि उस वक्त बारिशें बहुत ज्यादा होती थी, बिजली कड़कती थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, जमीन ज्यादातर समुद्र के पानी से ढकी हुई थी, और जमीन का आबो हवा जो बुनियादी तौर पर आतिशफशानी की वजह से कायम हुई थी, या हवा या जमीन के क्रस्ट से निकलने वाली जो गैसें थी जो मुख्तलिफ जगहों से निकल रही थी, जैसे आउट गैसिंग उस प्रोसेस को कहते हैं, और जिस उसकी वजह से जो इब्तदाई आबो हवा हुई, अगर उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थी और नाइट्रोजन थी, ये बुनियादी दो गैसें थी, और ऑक्सीजन का बहुत कम थी या नामो निशान भी नहीं था ऑक्सीजन का, तो उस और पानी अवेलेबल था हर तरफ। तो उस वक्त के हालात में हाइट, जब ओवरऑल टेम्परेचर भी जो थे वो एवरेज टेम्परेचर जमीन का हाइट है, तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटी, कौन कौन से जो है मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो उन्होंने अमीनो एसिड्स इस तरह प्रोड्यूस करके एक प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल दे दिया। इसके बाद से अब तक ये कोशिश जारी है कि क्या लैब में जमीन की इब्तदाई हालात को रिक्रिएट करके कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। तो और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हमें यानी ज़ाहिर साइंसदानों को जमीन पे मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे मीटियोराइट मिले, यानी मीटियोराइट को शहाबिया तो नहीं कह सकते, मुझे ये नहीं पता आप क्या कहेंगे, लेकिन बहरहाल मीटियोराइट मिले, जिनमें जब उन्होंने उनके अज्जा की तहकीक की तो उन्हें ये पता चला कि इनमें बहुत से अमीनो एसिड्स भी मौजूद थे, और बहुत से ऐसे केमिकल मौजूद थे या जो एक या दो स्टेप्स के बाद बाज बड़े मॉलिक्यूल या बाज कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की उनमें सलाहियत, पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या लिपिड्स बनाने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। सही। उससे ये हमें पता चला कि जमीन के जो इब्तदाई अज्जा हैं उनको क्रिएट करने, यानी जिंदगी के जो इब्तदाई अज्जा हैं, यानी अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के इब्तदाई अज्जा और लिपिड्स के या न्यूक्लिक एसिड्स के जो अज्जा हैं, उनको क्रिएट करने की या बनाने की कंडीशंस मीटियोराइट्स पे भी अवेलेबल थी, मुख्तलिफ और एन मुमकिन है कि बहुत सारे सैयारों में और सितारों में भी मुमकिन हो। ठीक, क्योंकि अगर मीटियोराइट्स में अवेलेबल है तो ये एन मुमकिन है कि जिंदगी और स्पेस में ये मुख्तलिफ अजसाम हैं, इनमें बाज़ जगहों पर ऐसी कंडीशंस हों जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस मिलकर ये जिंदगी के इब्तदाई अज्जा बना दें। ठीक, अच्छा, अब इसमें ये तहकीक अब तक यहां तक पहुंची है कि अब ये इसमें बहुत सारी चीजें जो है लैब में बनाई जा चुकी हैं। जाहिर है बिल्कुल स्क्रैच से खुलिया तख्लीक नहीं हुआ, जाहिर है उसमें बहुत ज्यादा देर लगेगी और उसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं, लेकिन उसमें फिर अब आगे सवाल ये आया इन ऐसे लोगों के सामने कि क्या जिंदगी का जो बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम था, क्या वो डीएनए बेस्ड था या आरएनए बेस्ड था। अब डीएनए का मसला ये है कि वैसे तो बड़ा परफेक्ट जो है ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज का मॉलिक्यूल है, लेकिन उसका मामला ये है कि उसको अपनी स्टोरेज, अपनी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए बाज प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। तो अगर डीएनए काम कर रहा है तो जाहिर है उसके साथ आपको प्रोटीन्स की भी जरूरत होगी। इसका मतलब है कि आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा डीएनए बनने के प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन के अलावा कि जी प्रोटीन्स कहां से, ठीक, क्योंकि जो मौजूदा इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसके मुताबिक डीएनए पहले होता है, उससे आरएनए बनता है जो उस इंफॉर्मेशन को जो डीएनए में महफूज है और उसके कुछ जीन्स की इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी के पास जाती है, वहां जाकर प्रोटीन्स बनती है। तो इसका मतलब है कोई भी डीएनए जो है वो अपने बेसिक अफाल जो है वो प्रोटीन्स के बगैर इंजाम नहीं दे सकता। अब उसके बाद अगली नजर जो अगला कैंडिडेट था वो था आरएनए। अब आरएनए का सबसे बड़ा मसला ये था कि आरएनए जो है वो अगर
क्या आरएनए में ये सलाहियत है कि वो अपनी असेंबली खुद कर सके, यानी अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन कर सके? डीएनए में जैसे ये खूबी है कि वो रेप्लिकेशन कर सकता है, अगरचे उसको उसके लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने देखा कि तो अब उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा मुमकिन हो, लेकिन उसके अलावा जो उन्हें एक और चीज नजर आई कि 1970s में दो साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया ऐसा आरएनए जिसमें कैटालिटिक खूबियां थी, यानी जो एंजाइमेटिक, जिसमें अब ये एंजाइमेटिक खूबियां इससे पहले सिर्फ प्रोटीन्स का खासा समझ जाती थी, और एंजाइम्स के बगैर आपके जो एनर्जी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं वो काम कर नहीं सकते, यानी रियल टाइम में आपके जिस्म को जितनी जल्दी एनर्जी की जरूरत होती है, अगर केमिकल रिएक्शंस जो है उस स्पीड से काम ना करें, जिसके लिए जाहिर है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या मखसूस प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो खास किस्म के एक केमिकल रिएक्शंस को ही कैटलाइज करेंगे, और उनकी दूसरी खूबी ये होती है कि वो मतलब वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और उनकी बहुत सी और खूबियां हैं कि उनको मखसूस कंडीशंस की जरूरत होती है। अब अगर आरएनए जो है वो कैटलाइज कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसमें भी कम से कम प्रोटीन की ये बुनियादी खूबी जो है ये उनमें भी मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे आरएनएस को राइबोजाइम्स का नाम दिया गया। इससे इस आइडिया को जाहिर है ये इस पॉसिबिलिटी को कि जो सबसे पहले जो जानदार थे उनमें डीएनए के बजाय आरएनए था, ये सबसे पहले आरएनए डीएनए के बजाय आरएनए के मॉलिक्यूल्स वजूद में आए, इस ख्याल को तकवीयत मिली। लेकिन मसला ये था कि आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए कोशिशें अब भी जारी हैं, अगरचे इस किस्म के आरएनए सिंथेटिकली बनाए गए हैं लैब्स में कि जो अपनी सेल्फ असेंबली कर सकते हैं, यानी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिले हुए हों तो उनको आपस में वही सेल्फ कैटलाइज करके अपनी जैसा एक आरएनए बना सकते हैं। लेकिन उसे आप सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि रेप्लिकेशन में जो इंतहाई छोटे अज्जा हैं एक आरएनए के, जिन्हें आप न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, उसको मिलाकर किस तरह एक जंजीर की सूरत में उनको परोया जाए उन न्यूक्लियोटाइड्स को, वो अभी आरएनए खुद ब खुद बगैर किसी प्रोटीन की मदद के या किसी और शय की मदद के नहीं कर सकते। तो अभी यहां तक ये रिसर्च जो है, यानी बॉटम अप वाली रिसर्च जो है वो यहां तक रुकी हुई है। ये खास तौर पे ये बात है, ये आरएनए से रिलेटेड जो जिंदगी का आगाज है उसकी। अब एक और ग्रुप है इन्हीं साइंसदानों में जो ये कहते हैं नहीं, इस आरएनए वाले मामले को छोड़ो क्योंकि ये मुश्किल मामला है। आरएनए को अपना काम करने के लिए भी, आरएनए को अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द एनर्जी प्रोसेसिंग सिस्टम्स। एनर्जी प्रोसेसिंग सिस्टम्स कैसे वजूद में आए? अब उन एनर्जी प्रोसेसिंग सिस्टम्स के बारे में जो इब्तदाई आइडियाज हैं वो ये हैं कि उसके लिए आपको सबसे पहले एक सेल मेम्ब्रेन की जरूरत है जो फॉस्फोलिपिड्स की हो या उससे मिलते जुलते यानी चिकनाई या जैसे फैट्स की हो, और उसके अंदर बाज ऐसी प्रोटीन्स मौजूद हों जो इस तरह जो प्रोटॉन्स को समुंदर के पानी से उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके आ सके, और उसके साथ अगर हम एटीपी फॉर्मेशन के सिस्टम्स को जोड़ दें तो हो सकता है कि उस प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से एटीपी की जनरेशन के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो प्रोवाइड हो जाए। क्योंकि जो जमीन के इब्तदाई हालात हैं उसके मुताबिक जो इब्तदाई समुंदर की जो पीएच थी वो एसिडिक थी। ठीक है, और मैं ये बात कर रहा हूँ 4 मिलियन साल पहले से आगे तकरीबन 2-2.5 मिलियन साल पहले तक। बिलियन। ठीक, तो इस मौजू पे कोई किसी किस्म का कोई सवाल है तो प्लीज, मैंने बहुत सारी बातें कर दी। आप गालिबन बिलियन कहना चाह रहे हैं, आपने मिलियन कहा लेकिन यू मेंट जी 4 बिलियन साल पहले, सॉरी गलती होगी मुझसे, 4 बिलियन साल पहले से 2.5। अच्छा, अब जमीन के बारे में, जमीन की इब्तदाई हिस्ट्री के बारे में ये है कि अब से तकरीबन 1920 या 1930 की दिहाई में, 40 की दिहाई में
दो साइंसदान थे जिन्होंने अलग अलग ये नजरियात पेश किए। उन दोनों, एक का नाम जेबीएस हाल्डेन था, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट था, दूसरा ओपरन था जो जो रशियन साइंटिस्ट था। इन दोनों ने ये नजरियात पेश किए कि जमीन की इब्तदाई जो कंडीशंस थी वो रिड्यूसिंग थी, यानी जो इब्तदाई आबो हवा थी जमीन की उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी जो जाहिर जमीन के कोर से निकली थी मुख्तलिफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के जरिए। उसके अलावा नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी, ठीक, ये सारी गैसेस थी जिनसे इब्तदाई जमीन की आबो हवा बनी। और इसके बनाने में आउट गैसिंग ने, यानी वो गैसेस जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलती रही, या फिर आतिशफशानी ने बुनियादी किरदार अदा किया। ऑक्सीजन का आबो हवा में होना जो है ये जिंदा जानदारों, ये जानदारों के बगैर मुमकिन नहीं था। अभी भी जो आपकी आबो हवा में, जमीन की आबो हवा में 20.9% के करीब ऑक्सीजन है, जिसके होने की बुनियादी वजह जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी वो पौधों या पौधों जैसे जानदार जो सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके बुनियादी तौर पर हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक। और पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं उससे उसे आगे वो शुगर्स वगैरह बनाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ये बात कि वो आपने को याद ही होगा कि पाकिस्तान में एक शख्स ने दावा किया था कि पानी के मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करके वो कार चला सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द या हमारे इर्द गिर्द जितने भी पौधे हैं, ये मोजजा या ये काम बिलियंस ऑफ ईयर्स से कर रहे हैं, यानी जो खास तौर पे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो समुद्रों में पाए जाते हैं, वो ये काम लाखों करोड़ों साल से कर रहे हैं कि वो पौधों के वो पानी को मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और उससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, यानी बुनियादी तौर पे दोनों। लेकिन उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है, सन की एनर्जी। जी जी, जाहिर है उसके लिए वो सूरज की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस एनर्जी को इस्तेमाल करके भी पानी के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन हासिल करना, उनको यूटिलाइज करना, ये एक ऐसा काम है जो अभी तक इंसानों ने जो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो जानदार जो है इसको बहुत पुराना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसके बगैर। ठीक, तो अच्छा, इससे अच्छा अब ये तो हो गया बॉटम अप का मामला। इसमें जो वो लोग जो समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म फर्स्ट वाली बात थी, वो ये समझते हैं उनके मुताबिक जिंदगी जो है वो समुद्रों की तह में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, समुद्रों की तह में बाज जगहों पर इस किस्म के गर्म पानी के चश्मे हैं जिनसे समुद्र की तहों से में चट्टानें जो पाई जाती हैं उनसे मुख्तलिफ मादनियात उस गर्म पानी का हिस्सा बनते हैं और फवारे की सूरत में बाहर आते हैं। और ये जो चश्मे हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं, और उन फवारों में ये अपने साथ जो मादनियात लेके आते हैं और अपने साथ जो ये गर्मी लेके आते हैं, यानी जो बुनियादी तौर पर जमीन का जो कोर है वो चूंकि शदीद गर्म है, तो जब पानी जब पानी को गर्म करता है तो उस गर्मी वाले माहौल में और उन मादनियात वाले माहौल में जो पानी में हलशुदा है और जो जाहिर है जिनकी कंसंट्रेशन उस पानी से जो उन गर्म चश्मों से निकल रहा है समुद्र की तहों में, वो इर्द गिर्द के समुद्र में मादनियात पाए जाने वाले मादनियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो साइंसदानों का ख्याल ये है कि ये वो माहौल था जिनमें सबसे पहला खुलिया बना। ठीक, अब जाहिर है सबसे पहला खुलिया जब बना तो सबसे पहले खुलिये के में बनाने में सबसे पहले क्या चीज बनी इस पर इख्तिलाफ है। जैसे मैंने जिक्र किया कि बाज लोग ये कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शंस थे वो डिटरमिन हुए जिसके जरिए एनर्जी हार्नेस की जाती है या हासिल की जाती है। बाज कहते हैं नहीं, इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो प्रोसेस है जिसमें आरएनए जो था पहला इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम था, स्टोरेज मॉलिक्यूल था, वो सबसे पहले बना। तो ये वो सिचुएशन है जिस पर अभी तक रिसर्च जो है बढ़ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक, ये उसकी समरी है बुनियादी तौर पर। अब दूसरी अप्रोच जिंदगी के आगाज के बारे में वो है
जिसमें जिसमें और इसकी मैं यहाँ पर ये शेयर करता हूँ, ये स्लाइड जो है इस तरह के गर्म पानी, ये गर्म पानी का चश्मा तो जमीन के ऊपर है, लेकिन इस तरह के गर्म पानी के चश्मे बहुत सारे जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो वहां पे अब फिलहाल जो कुछ ना कुछ कंसेंसस है ये ओरिजिन ऑफ लाइफ पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का, वो ये। अब इसके बाद अगली जो अप्रोच है जो शायद ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुई, ज्यादा सूदमंद साबित हुई है, वो है टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच जो है उसमें यह है कि आप मौजूदा जानदारों को देखें और ये डिटरमिन करने की कोशिश करें कि इनमें कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स या इनकी कौन सी स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जो जिनको स्टडी किया जाए और जिनका आपस में कंपैरिजन किया जाए मुख्तलिफ जानदारों का आपस में उन मखसूस किस्म के स्ट्रक्चरल फीचर्स के पर्सपेक्टिव में, तो हमारी किसी तरह रहनुमाई हो सके जिंदगी के आगाज तक। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहला जो जहन में आता है वो जाहिर है वो है डीएनए का। लेकिन डीएनए के बारे में मैं अर्ज कर चुका हूं कि डीएनए का तस्वुर अगर करना है तो डीएनए के कामों का तस्वुर बाज मखसूस प्रोटीन्स के बगैर हो नहीं सकता। सही, ठीक, तो उसके बाद फिर बात वही आरएनए पे आ जाती है कि अगर आरएनए नॉन आरएनए हैं जो जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं जिनमें कैटालिटिक एक्टिविटी है, तो हो सकता है कि अगर उनको फर्दर स्टडी किया जाए तो हमें कुछ सुराग मिल सके। अब देखिए, जिस तरह हम इर्द गिर्द के जैसे एस्ट्रोनॉमर्स या जो साइंटिस्ट हैं, वो जब किसी सितारे को देखते हैं तो बुनियादी तौर पे उसके माजी को देख रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। इसी तरह जब आप किसी जानदार को देखते हैं तो हमें बज़ाहिर तो उसका हाल दिख रहा है, लेकिन उसके वजूद में बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं या जो बुनियादी तौर पर उसने, और कमोबेश सब कुछ ही उसने इनहेरिट किया है अपने वालिदैन से, उसके वालिदैन ने इनहेरिट किया था अपने वालिदैन से, और ये सिलसिला इनहेरिटेंस का या विरासत का बहुत दूर तक जाता है। तो सवाल साइंसदानों, जो टॉप डाउन अप्रोच वाले साइंसदानों के ज़हन में सवाल था वो ये था कि क्या इस विरासत के सिलसिले को आप जिंदगी के पहले जानदार तक लेके जा सकते हैं या नहीं। ठीक, क्योंकि जो खुलिए हैं उनके तो फॉसिल्स नहीं बनते। सही। ठीक, जो अभी जो हमें जो 2.5 या 3 बिलियन साल पुराने जो कुछ भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं, वो बुनियादी तौर पर वो मादनियाती स्ट्रक्चर है जिनके बारे में हमें इम्कान है, गालिब है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने बनाए होंगे। ठीक, लेकिन क्या हमारे पास खुलियों के फॉसिल्स हैं? नहीं, हमारे पास खुलियों के फॉसिल्स उस जमाने के नहीं। ठीक, तो अब मौजूदा जानदारों से कैसे ये इंफॉर्मेशन हासिल की जाए? साइंस अगर आप देखें तो साइंस बुनियादी तौर पे काम ही इस बात का है कि आप नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो अब नोन हमारे पास क्या है? अब इस बारे में देखिए, जो चीजें जो सिमिलैरिटीज है वो तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं। अब सिमिलैरिटीज में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी जिसका मैं जिक्र करना भूल गया और यहाँ पे जरूरी है, वो ये है कि एक जुबान है जिसे जीन्स या जेनेटिक कोड कहते हैं। उसका मतलब ये है कि डीएनए के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रोटीन का कौन सा बुनियादी मॉलिक्यूल, जिसे आप अमीनो एसिड्स कहते हैं, उसको उसकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने अर्ज किया कि डीएनए जो है वो बुनियादी तौर पर 4 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक, अब उन 4 न्यूक्लियोटाइड्स में क्या ये सलाहियत है कि वो 20 मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स जिनसे लिटरली हर दुनिया की प्रोटीन बनी हुई है उसकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सके? तो इस सवाल का जवाब हमें 1960s के आखिर में और 70s के शुरू में मिल गया कि जी हाँ है। और इस लैंग्वेज को जो डीएनए की है और जिसको बाज खास किस्म के प्रोटीन और राइबोजाइम्स या आरएनए के एंजाइम्स, आरएनए पर बेस्ड करते एंजाइम्स पढ़ सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन और इस पूरी जुबान को जेनेटिक कोड कहते हैं।
और ये जेनेटिक कोड बुनियादी तौर पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल कोड है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए से जिनका ताल्लुक है या आरएनए से, वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। और ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड से मुराद ये कंजर्व्ड है, यानी क्या बैक्टीरिया, क्या आर्किया, क्या इंसान, क्या भेड़ बकरियां मवेशी, क्या जानवर, क्या परिंदे, क्या पौधे, तमाम जानदारों में डीएनए की जुबान पढ़ने का सिस्टम या डीएनए की में प्रोटीन से मुतालिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का सिस्टम इस जुबान पर मुश्तमिल है। और ये जुबान है। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स एक जीन किसी मक्खी से उठाकर किसी चूहे में डाल सकते हैं, हालांकि दोनों के दरमियान जो इर्तिकाई फासला है वो बहुत उस खासा ज्यादा है। ठीक, उसकी वजह ये है कि मक्खी का जो जेनेटिक कोड है और इंसान का जो जेनेटिक कोड है वो बिल्कुल एक है। तो और इसकी सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग बुनियादी तौर पर इस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक, अब ये जेनेटिक कोड जो है बुनियादी तौर पर, जहां तक डीएनए, ये जेनेटिक कोड बुनियादी तौर पर इस बात पर मुश्तमिल है कि प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी जिनका मैंने जिक्र किया था कि उसमें बाज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं, उनकी बाज सलाहियतों पर मुश्तमिल है। और वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो तमाम जानदारों में पाए जाते हैं, कोई एक भी जानदार ऐसा नहीं है जिसका इंसान को पता ना हो, जिसका इंसान को पता हो और उसमें राइबोसोम्स ना मिले। ठीक, उन राइबोसोम्स को अगर तो इसका मतलब है कि राइबोसोम्स तमाम जानदारों में कंजर्व्ड है। तो एक साइंसदान था जिसका नाम था कार्ल वूज। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूं क्योंकि बदकिस्मती, एक सेकंड जरा मुझे दीजिए। सही, मैंने यहां पर भी निकाली हुई थी, एक मिनट। मुझे नहीं इल्म कि आप मैं अभी दिखाता हूँ। ये अभी तक ये जो आपकी जिंदगी के आगाज की स्लाइड है ना वही आ रही है। अच्छा, एक मिनट मैं ये इसको दिखाता हूँ। अब तो आपको दिखाई देना चाहिए। अच्छा, अब जी। ये जनाब थे कार्ल वूज। इनकी डेथ जो है ये 2013 में हुई है। इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ अर्बाना शैम्पेन से था और ये बड़े की फिगर है। हाँ जी। बायोलॉजिस्ट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्योर बायोलॉजिस्ट है ना, वो कोई बहुत स्पेक्टेकुलर और यानी उनकी जो रिसर्च है वो बुनियादी तौर पर बायोलॉजी के हलकों में ही होकर रह जाती है। अब डार्विन इसलिए मशहूर हुआ कि डार्विन ने बुनियादी तौर पर एक ऐसा नजरिया पेश किया जो बायोलॉजी की रीढ़ की हड्डी बन के रह गया। लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे इंतहाई अहम साइंसदान थे, क्योंकि उनका काम प्योर बायोलॉजी से मुतल्लिक था, उनको जो इनाम वगैरह बेचारों को मिले उनमें चूंकि नोबेल प्राइज शामिल नहीं था, इसलिए उनसे कोई वाकिफ नहीं। तो कार्ल वूज भी उसी किस्म की शख्सियत। कार्ल वूज ने ये साबित किया, इसने वो पर्टिकुलर आरएनए जिनका राइबोसोम्स से ताल्लुक है, उससे ये साबित किया कि जो सबसे पहला खुलिया था उसमें जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो हिस्सा जो सबसे पहले तमाम एक खुलिये में बना और पक्का हो गया। पक्का से मुराद ये कि वो फिर तमाम जानदारों में शेयर हुआ, वो बुनियादी तौर पे प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी थी। और ये उसने कैसे किया? इसने जो राइबोसोम्स का एक मखसूस आरएनए होता है, इसने उन आरएनएस को जो तमाम मालूम जानदारों के आरएनएस के साथ, खा वो बैक्टीरिया के हों, खा वो आर्किया के हों, खा वो इंसानों के हों, खा वो, उनको आपस में कंपेयर किया। अब इसने जिस जमाने में ये कंपैरिजन किया उस पर्टिकुलर आरएनए का, उसे कहते हैं 16S आरएनए। इसने जब वो कंपैरिजन किया तो उस जमाने में जो डीएनए सीक्वेंसिंग या न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग टेक्निक्स थी वो बहुत मुश्किल थी। पहली बात तो है कि आजकल वाले हालात नहीं थे कि आपके पास एक आला आप ले लें,
एक इंस्ट्रूमेंट आप ले लें, उसके अंदर आप एक मखसूस महलूल में वो डीएनए या आरएनए डाल दें और जनाब आपको थोड़ी देर में आपको वो सारे के सारी सीक्वेंसिंग निकाल कर दे देगा। थोड़ी देर में से मतलब ये कि कुछ देर वक्त लगता है, लेकिन वो आपको कुछ अपने हाथ से स्वाय सैंपल प्रेपरेशन के और अल्टीमेटली वो रीड आउट रीड करने के कुछ नहीं करना पड़ता। ये नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग जो है, जिसकी वजह से आज इन अमेरिका जैसे मुल्कों में इंसानों का जीनोम जो है वो कमोबेश $1000 के अंदर सारा के सारा एक इंसान का जीनोम जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक, ये कार्ल वूज ने जिस जमाने में काम किया उस जमाने में ऐसी कोई चीज नहीं थी। हर काम आपको हाथ से करना पड़ता था। और उस जमाने में जो सीक्वेंसिंग का मेथड था वो था सेंगर का। फ्रेडरिक सेंगर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने जीन सीक्वेंसिंग का सबसे पहला मेथड निकाला, और जो बड़ा खतरनाक इसलिए था कि उसमें बाज इस किस्म के केमिकल इस्तेमाल होते थे जिनके बार बार इस्तेमाल से आपकी सेहत खराब हो सकती है। अब तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई ना। अब तो अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो तब भी आप किसी कंपनी को डीएनए प्रॉपरली उसको उसका सैंपल भिजवा दें तो वो आपको बहुत थोड़े से पैसे लेकर सीक्वेंसिंग कर देते हैं, सीक्वेंस पूरा कर देते हैं। इसने वो तमाम जो अवेलेबल आरएनए, पहली बात तो है कि आरएनए खुद एक्सट्रैक्ट किए और फिर उनकी सीक्वेंसिंग की। और इसके जमाने तक यानी 1970s तक जो प्रीडोमिनेंट आइडिया था वो ये था कि तमाम जानदार दो बहुत बड़े बड़े ग्रुपों में तकसीम किए जा सकते हैं। एक ग्रुप को कहा जाता था यूकेरिया, यानी उसमें जितने भी जानदार थे जिनमें इंसान भी शामिल थे, पौधे शामिल थे, वगैरह वगैरह, जितने आप बड़े बड़े जानदार देखते हैं जो आपको नजर आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनके खुलिये जो थे उनकी खूबियां ये थी कि उनके अंदर एक न्यूक्लियस था, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था। ठीक, उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक, दूसरा बड़ा ग्रुप था जी प्रोकैरिया का, जिनमें बैक्टीरिया शामिल थे, यानी जिसमें सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म शामिल थे, और वो भी सिर्फ वो कि जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं था या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं थे। मेम्ब्रेन से मुराद क्या? फॉस्फोलिपिड से बनी हुई एक झिल्ली जो सेल्स के खुलियों के अंदर डीएनए के इर्द गिर्द मौजूद हो और उसे न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो प्रोकैरिया में कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं। सही, ठीक। इसलिए जब आरएनए मखसूस किस्म के आरएनए स्टडी करने शुरू किए तमाम जानदारों के जो उस वक्त अवेलेबल थे या जिनकी खुद इसने आइसोलेट किए, तो ये देख के हैरान रह गया कि अगर इसने उसकी बिना पर फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाए। फाइलोजेनेटिक ट्री वो ट्री होता है कि जिसमें आप उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डालकर ये डिटरमिन करते हैं कि ये इर्तिकाई तौर पर एक दूसरे से कितने दूर या कितने नजदीक है। तो इसने कहा कि जो जानवरों के दो बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए हैं प्रोकैरिया और यूकैरिया, ये गलत है। और जो असल ग्रुपिंग है वो ये है कि प्रोकैरिया में से इसने एक जानदार जिन्हें आर्किया कहा जाता है, जिनको पहले आर्कियोबैक्टीरिया कहा जाता था, इसने कहा कि नहीं जनाब, वो उसका ताल्लुक बैक्टीरिया से नहीं है, उसका ताल्लुक तो यूकैरिया से, उसका ताल्लुक उस ग्रुप से है जिस या उस बड़े डोमेन से। उन ग्रुपों का नाम है डोमेन। प्रोकैरिया एक डोमेन, यूकैरिया दूसरा डोमेन। तो इसने कहा नहीं, एक और डोमेन है जिसका नाम है आर्किया। यानी इसने बुनियादी तौर पर जानदारों का, लिटरली जिंदा जानदारों का एक नया बर्रे आज़म डिस्कवर किया। अब ये इतनी बड़ी बात थी कि सब लोगों ने कहा, उस जमाने में जितने बड़े बड़े एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, मिसाल के तौर पे अर्नेस्ट मायर, जिसका मैं कभी कभार वो लिखने में जिक्र करता हूँ, उसने बकायदा उस पर आर्टिकल लिखा। उसने कहा कि ये बंदा जो है ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इसे नहीं पता कि टेक्सोनोमी या जानवरों की ग्रुप बंदी जो होती है वो क्या होती है, तो इसलिए हो सकता है इससे गलती होगी। वो प्रॉपर ग्रुपिंग वही है प्रोकैरिया और आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया की। लेकिन उसके बाद इस बंदे की रिसर्च को फॉलो करते हुए बहुत से लोगों ने, क्योंकि तो बुनियादी तौर पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल करने का असल काम बिल्कुल है वो इस आदमी के सारे, इसने सक्सेसफुली उनको इस्तेमाल किया। और इसका जिक्र अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट बुक्स में उस तरह किया नहीं जाता, क्योंकि इसके काम को तकरीबन 15-20 साल तक लोगों ने इग्नोर तो नहीं किया, डिस्कस करते थे, लेकिन इसको क्रैंकी किस्म के आदमी समझते थे। इसे कहते थे कि जनाब जो कई दहाइयों से या कई जब से
माइक्रोस्कोप की इजाद हुई है, ये जब से बैक्टीरिया और इस तरह के कंपैरिजन बने हैं उसमें, और ये ज़हन में रखिए कि जो पहले फाइलोजेनेटिक ट्रीज थे उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं की जाती थी उनको बनाने में। इसने सबसे पहले बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की क्या अहमियत है और ये कितनी डीप होमोलॉजीज और डिफरेंसेस को शो कर सकता है, जाहिर कर सकता है जानदारों के दरमियान। ठीक, तो इसने उसकी बेस पर इसने जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया उसमें 3 बड़े डोमेन थे जानदारों के, 3 बड़े ग्रुप, एक आर्किया, एक यूकेरिया और एक बैक्टीरिया। ठीक, और इसने कहा ये कि यूकेरिया जो है वो बुनियादी तौर पर फाइलोजेनेटिक ट्री की उसी शाख पर मौजूद है जिस पर आर्किया मौजूद है। मैं एक सेकंड में इसका आपको ढूंढ कर बताता हूँ। कालवूज, मैंने ये सब चीजें निकाल के रखी हुई थी, लेकिन जिस तरह आपका मेरा वसल में इस कंप्यूटर के साथ कल कुछ हो गया था वो जी, मैं वो लोग जो ये बाद में सुनेंगे उनसे सिर्फ ये दरखास्त करूंगा कि इस आदमी के बारे में जरूर पढ़ें, इसके आर्टिकल जरूर देखें। अच्छा जी, ये है जी जो इसने पेश किया। अब ये देख रहे हैं ना आप, ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बुनियादी तौर पर इसने पेश किया और इसकी बेस इसने बनाई उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर जो मखसूस आरएनएज में है और वो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी में इंतहाई अहम है। ठीक, अब ये देख लें कि ये बैक्टीरिया है, यानी ये 3 डोमेन है, 3 सबसे बड़े ग्रुप है। डोमेन्स के बारे में वो लोग जो उनको बायोलॉजी में दिलचस्पी है उनको पता ही होगा कि बाकी तमाम जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं वो डोमेन से नीचे के ग्रुप्स हैं, यानी किंगडम कह लेते हैं, फाइलम कह लेते हैं, ऑर्डर्स कह लेते हैं, क्लास कह लेते हैं, जीनस कह लेते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये बैक्टीरिया है, ये एक अलग डोमेन है। अब यहां देखें, इब्तदाई जो सेपरेशन है वो बुनियादी तौर पर यहां हुई है बैक्टीरिया और इस शाख के दरमियान, और यूकेरिया और आर्किया बुनियादी तौर पर एक ही शाख पर वाक़ई है। इससे मुराद ये है कि आर्किया और यूकेरिया का जो एंसेस्टर था वो निस्बतन ज्यादा रीसेंट है बनिस्बत उस एंसेस्टर के जो बैक्टीरिया और बाकी तमाम जानदारों का था। सही। ये नुक्ता जो है, ये नुक्ता आगाज, ये वो नुक्ता आगाज है जो जहां पर वो जो सबसे पहला एंसेस्टर सेल खुलिया जो था वो जिसके बारे में लोग तस्वर करते हैं जिससे तमाम जिंदगी जो है उसका इर्तिका हुआ। जी। अच्छा, अब जब हम खुलिये की बात करते हैं तो अगला सवाल ये आता है कि खुलिया ही क्यों? क्या ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो? अच्छा, अब इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और खुलिये में एक बुनियादी फर्क है जिसको ज़हन में रखने की जरूरत है। जब भी हम इस मौजू पे बात करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे कोई ये भी कह सकता है कि जनाब क्या मुमकिन है कि मुमकिन है कि जो जिंदगी का सबसे पहला आगाज करने वाला हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और उसका जिस्म जो है उससे फर्दर जो है वो एवोल्यूशन हुआ हो तमाम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें एक मसला है और मसला इंजीनियरिंग का है, बेसिक इंजीनियरिंग का। वो मसला ये है कि तमाम जानदार, जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं, वो अपने माहौल के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अब ये एनर्जी एक्सचेंज जो है उनकी आउटर बॉडी सरफेस से होता है। सही। ठीक, अब आउटर बॉडी सरफेस जो है, अब ये बायोलॉजी ये आम बेसिक मैथमेटिक्स की एक सिंपल रिलेशनशिप है जो जिसको मैथ्स वाले तो आसानी से जानते होंगे। बायोलॉजी में बदकिस्मती से उसको टेक्स्ट बुक्स में उतना वाजे नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब सरफेस एरिया की अहमियत को ध्यान में रखें कि ये वो जगह है जहां से एक जिस्म या जिंदा खुलिया जिंदा जानदार अपने माहौल के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है। वो खा एनर्जी सनलाइट की सूरत में हो या गर्मी की सूरत में हो या फिर वो खुराक की सूरत में हो, यानी किसी केमिकल्स की सूरत में हो। अब अगर हम ये रेशो देखें ना, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, तो यूं यूं किसी जानदार का जिस्म बढ़ता चला जाता है तो उसकी जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होती जाती है।
ये एक ऐसा ज्योमेट्री का प्रिंसिपल है जिसको कोई भी जानदार वायलेट नहीं कर सकता। अब इंसानों के मुकाबले में, इंसानों का देखें इतना बड़ा जिस्म है, एक बैक्टीरिया जो कुछ माइक्रोमीटर जिनका साइज होता है, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा बेहतर है, तभी उनके लिए दे आर परफेक्ट टू लिव एज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम लोग जो है, हमारा जो वजूद है, हमारा वजूद, हम लोग अगर फर्ज करें इंसानों का जिस्म एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है, यानी इमेजिन कीजिए कि मेरा कद जो है वो तकरीबन 5 फुट 7 इंच 5 फुट 7 इंच है। इमेजिन कीजिए कि मेरे जिस्म में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनके बजाय एक सेल होता है और उसका जो साइज होता वो होता 5 फुट 7 इंच। ठीक, तो मेरा जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो थी वो उस बैक्टीरिया से जिसका कुछ माइक्रोमीटर साइज है उससे कम होनी थी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि मेरा वो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो मेरे सराउंडिंग्स के साथ है वो एक बैक्टीरिया के मुकाबले में इंतहाई इनएफिशिएंट होना था। ठीक, राइट। इसी वजह से ये बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, तभी तमाम जानदारों के जिस्म बजाय इसके कि वो एक खुलिये पे मुश्तमिल हो, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। मल्टी सेलुलर इसलिए हैं कि वो अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को ऑप्टिमम रखते हैं, बेहतरीन रखते हैं, ताकि अपने अपने उनके माहौल में जो एनवायरनमेंट के साथ उनका एक्सचेंज है एनर्जी का या मटेरियल्स का, वो ऑप्टिमली, मतलब वो बेहतरीन रहे। ठीक, तो एक तो ये है कि यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से जिंदगी का आगाज इंजीनियरिंग के यानी इस बुनियादी असूल, इस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के असूल को वायलेट करता है। ठीक, दूसरी बात, अब ये सारी की सारी यकसानियतें जो मैंने आपको बताई हैं, जिनका इब्तिदा में जिक्र किया और खासतौर पर मैंने कार्ल वूज की उस रिसर्च का जिक्र किया, उन सब बातों को जहन में रखते हुए बहुत सी कोशिशें हो चुकी हैं कि देखा जाए, मतलब उसने तो, उस बेचारे ने तो, उसके पास तो ज़ाहिर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, लिमिटेड फंडिंग्स थी, और वो सिर्फ एक आरएनए, एक मखसूस आरएनए के मॉलिक्यूल्स का ही कंपैरिजन कर सकता था। कार्ल वूज से लेके अब तक उसकी मुस्तकिल तौर पे साइंसदानों ने आज हजारों बल्कि लाखों मुख्तलिफ जानदारों के मुकम्मल जीनोम का डेटा जो है वो NIH के पास, वो जो है उनके पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे मौजूद है, वो आप ओपनली उनको सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइंसदानों ने कंपैरिजन किए हैं, कोशिश की है कि देखने की कि क्या कार्ल वूज का डेटा और जो उसका जो फाइलोजेनेटिक ट्री जो आपके सामने अभी है, अगर इसमें हम एक आरएनए के बजाय DNA की इंफॉर्मेशन डालें, प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन डालें, सब चीजें डालें, तो क्या इस तरह का फाइलोजेनेटिक ट्री फिर भी बनता है? और ये देख के वो हैरान रह गए। और दिस इज अमेजिंग, क्योंकि आमतौर पे जब डेटा की ज्यादती होती है तो बहुत सारी चीजें जो है वो सिंपल चीजें जो है वो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो नजर से गायब हो जाए। तो हैरानकुन बात यह है कि जो मौजूदा जितने एनालिसिस हैं उनके मुताबिक कार्ल वूज का ये स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल ठीक है। वो तमाम के तमाम जेनेटिक एनालिसिस जो फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल हुई हैं, वो सब के सब इस तरह के ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। अब एक्चुअली एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसका मैं अभी आपको दिखाता हूं यहां पर, उसका नाम है वन ट्री ऑफ लाइफ, मेरा ख्याल है। मैंने वो निकाल के रखा हुआ था, एक सेकंड। नहीं, ये नहीं है। मैं ढूंढ के ना दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं वो है। बहरहाल
उसमें वो जितनी भी नई डीएनए की सीक्वेंसेस आ रही हैं मुख्तलिफ जानदारों की, उसमें साइंटिस्ट फीड करते चले जा रहे हैं। एक पूरा साइंटिस्ट का ग्रुप है जो बुनियादी तौर पे इसी ट्री ऑफ लाइफ को फर्दर रिफाइन करने की कोशिश लगातार करता चला जा रहा है। तो वो मैं बहुत सारे और जगहों पर ये इस तरह की चीजें पढ़ता रहता हूँ फेसबुक पर कि जनाब वो जो डार्विन ने ट्री ऑफ लाइफ का आइडिया पेश किया था वो अपरूट हो चुका है, वो नहीं रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरी उन तमाम लोगों से दरखास्त है कि इस मामले को थोड़ा सा तफसील से देखें, वो हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितनी मजीद जो है ऐड हुई है। तो अच्छा, अब कार्ल वूज ने ही अपनी जिंदगी के आखिर में उसको एक और चीज में इंटरेस्ट हुई जिसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उसने बुनियादी तौर पर ये क्लेम किया अपनी जिंदगी के आखिर में कि एक जानदार का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था उसमें सबसे पहले सेटल होने वाली चीज जो तमाम जानदारों में ने आगे इनहेरिट की, वो थे ट्रांसलेशन सिस्टम, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बनने की सलाहियत, और रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए अपनी कॉपी खुद बना सकता है सेल डिवीजन से पहले। इन सब के जो बुनियादी अज्जा या एंजाइम्स या जो मैकेनिज्म्स हैं ये बाद में इवॉल्व हुए, लेकिन वो भी सब के सब इस बुनियादी जड़ तक जिससे यानी इस पॉइंट से जहां से ये तमाम जिंदगी के बाकी डोमेन्स फूट रहे हैं उस वक्त तक वो बन चुके थे। और जो पहला जानदार जो एक खुलिया है, और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि खुलिये हम क्यों कहते हैं कि वो खुलिया, एक तो मैंने आपको मतलब उसकी वजह भी बता दी। उस खुलिये का नाम जो कार्ल वूज ने रखा, उसने रखा प्रोजेनोट, और उसने कहा कि वो एक खुलिया नहीं था, वो मल्टीपल खुलिये थे, और उन खुलियों में बुनियादी तौर पर एक चीज थी कि वो हॉरिजॉन्टली जीन ट्रांसफर कर सकते थे। यानी वर्टिकल ट्रांसफर तो ये है ना कि माँ बाप से बच्चे में और बच्चे से आगे उसके बच्चों में, ये टिपिकल वर्टिकल ट्रांसफर है, ठीक। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर वो है कि जिसमें एक जानदार जो है वो अपना डीएनए दूसरे जानदार को बगैर किसी किस्म की तौलीद का तरीका इस्तेमाल किए उसके जिस्म तक पहुंचा दे। अब ये काम कौन कौन करते हैं हमें मौजूदा जिंदगी में, यानी अपने इर्द गिर्द जो जानदार दिखाई देते हैं उनमें कौन से जानदार हैं जो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कर रहे हैं? बैक्टीरिया और वायरसेस, खास तौर पे वायरसेस, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो है ये, इसके बारे में लोगों को यकीन है कि ये, और बल्कि इसके बारे में बड़ी तफसील से बहस हुई है और बहुत अब भी रिसर्च हो रही है, और अभी भी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बहुत से जानदारों में कुछ अहम जीन ऐसे हैं जिनकी वजह ये नहीं है कि वो कहीं बहुत तारीख में बहुत पीछे से आए हैं, बल्कि उसकी वजह यह है कि किसी ह्यूमन एंसेस्टर को या किसी मेमेलियन एंसेस्टर को किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, और उस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से उसमें वो वायरल जीन जो है वो उसमें आ गया। अब इस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की एक मॉडर्न एग्जांपल बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें वायरसेस ने ऐसे जीन ट्रांसफर किए जिनसे वो बैक्टीरिया इंतहाई खौफनाक किस्म के इंसानों में बीमारियां पैदा करने वाले बन गए। मिसाल के तौर पे हैजा या कॉलरा। कॉलरा का जो बैक्टीरियम है जिसको विब्रियो कॉलरी कहते हैं, उसमें वो जीन्स जो इंसान में हैजा पैदा करते हैं वो बुनियादी तौर पे बाज पर्टिकुलर किस्म के वायरसेस से आए हैं। माइक्रोबायोलॉजी में इसकी पूरी एक लिस्ट है जो नोन बैक्टीरिया हैं जिनमें जीन्स जो हैं वायरसेस से आए। अब जाहिर है वो वर्टिकल ट्रांसफर की वजह से नहीं आए, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल यानी वायरस की इन्फेक्शन हुई बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया ने वो जीन वायरस से लिया। क्या इंसानों में भी कोई इसकी मिसाल मिलती है? इंसानों में इसकी बड़ी दिलचस्प मिसाल है, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, वैसे तो बहुत सारी मिसालें। एक तो मिसाल बड़ी वेल नोन है, खासतौर पे अमेरिका वगैरह में और इन डेवलप मुल्कों में एक पर्टिकुलर वायरस होता है जिसे कहते हैं HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। HPV जो है एक खास किस्म का यानी जो जिनसी अज़ा का कैंसर पैदा करता है, और यहाँ पर बहुत कॉमन है। यानी अगर आप बच्चों को
खासतौर पे बच्चे जब मिडिल स्कूल वगैरह तक पहुंच जाएं तो ये कॉमन है कि स्कूल वाले कहते हैं कि आप एचपीवी के खिलाफ जो वैक्सीनेशन है वो करवा लें। एचपीवी कैसे कैंसर पैदा करता है? जब एचपीवी बाज मखसूस जिनसी अज़ा में या जिनसी जगहों पर इन्फेक्ट करता है इंसानी खुलियों को, तो उनमें अपने उनके जीनोम में अपने बाज ऐसे जीन्स इंसर्ट कर देता है कि जो उन सेल्स की सेल डिवीजन को रुकने नहीं देते, बल्कि उनको अल्टीमेटली कैंसरस लेवल तक पहुंचा देते हैं। ठीक, अब ये सिर्फ एचपीवी में नहीं है, इस तरह के और भी वायरसेस हैं। मिसाल के तौर पर राउस सार्कोमा वायरस है और बहुत सारे वायरसेस जो बाज मखसूस किस्म के इंसानी कैंसर पैदा करते हैं। ठीक, लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है? क्या कोई ऐसे जीन्स भी हैं जो पॉजिटिवली जानदारों में आए हों? तो जनाब ममालिया जानवरों में ये सलाहियत कि वो जब फर्टिलाइज्ड एग या जैसे फर्टिलाइज्ड ओवम कहते हैं, जब वो माँ के यूट्रस में, वालदा की बच्चेदानी या यूट्रस में अटैच होता है, तो वो उसके जो बैरूनी सेल हैं वो एक खास तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक रख के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में बाज बेसिक प्रोटीन है जो बहुत अहम किरदार अदा करती है। उनमें एक प्रोटीन है जिसे सिंसाइटन कहते हैं। वो पर्टिकुलर प्रोटीन का जो जीन है उसके बारे में साइंसदानों ने कमोबेश यकीन की हद तक इस बात का तयन कर लिया है कि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आया है। और ये वायरल इन्फेक्शन किसको हुई? ये वायरल इन्फेक्शन जाहिर है ये जो है मेमेलिया जानवरों का जो इर्तकाई अबोजद था, यानी इर्तकाई एंसेस्टर था, उसमें ये हुई और किसी तरह जर्म लाइन तक पहुंची और उसके बाद कमोबेश तमाम ममालिया जानवरों में ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जिसके जरिए एक बच्चा अपनी वालदा की यूट्रस में, खा वो इंसान का बच्चा हो या कुत्ते का या बिल्ली का या और दूसरे जानदारों का बच्चा हो, वो किस तरह गैस ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, खुराक का एक्सचेंज करता है इस यानी उस प्लेसेंटल बैरियर के साथ। तो ये उस यानी प्लेसेंटा के बनने में भी बुनियादी तौर पे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहा। ठीक, तो ये तो उसका ख्याल ये था, उसने अपनी उम्र के आखिर में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर पे बहुत काम किया। उसका ख्याल ये था कि ये जो पहला सेल था जिसको वो प्रोजेनोट कहता था और जिसको हम लूका या लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं, वो एक खुलिया नहीं बल्कि बहुत से खुलिये थे और उनमें आपस में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर थी। और उस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की वजह से उनमें, क्योंकि उस यानी ये वो स्टेज थी कि जब अभी डार्विनियन इर्तिका जो नेचुरल सिलेक्शन पर मुश्तमिल होता है उसका आगाज नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह सेट नहीं थे, अभी एनर्जी सिस्टम जो थे वो लीकी थे या उनके साथ इश्यूज थे, अभी ये सब चीजें सेटल हो रही थी। तो इब्तदा में ये चीजें जब सेटल हुई हैं तो वहां से फिर डार्विनियन इर्तिका का आगाज हुआ या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का इर्तिका का आगाज हुआ। लेकिन उस पॉइंट से पहले या लूका से पहले जितने भी सेल्स थे उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बहुत कॉमन थी। ठीक, जिसके जरिए वो मुख्तलिफ सेल जो थे वो मुख्तलिफ किस्म के जीन कॉम्बिनेशन आपस में ट्राई आउट करते थे और उनमें से जो बेहतर जीन्स थे वो somehow over during that period of time about which we have really not much knowledge, क्योंकि हम सिर्फ ज़ाहिर है उसके बारे में hypothesis मतलब जो मौजूदा नॉलेज है उसके साथ टेस्ट कर सकते। ठीक, तो अच्छा, अब मौजूदा दौर में इस मौजू पर फर्दर रिसर्च हुई है। साइंसदानों ने ये कोशिश की है कि ये देखें कि क्या कोई ऐसे जीन्स भी हैं जो जानदारों में पाए जाते हों और जिनको हम ट्रेस कर सकें लूका तक। तो अब जाहिर है लूका तो दुनिया में मौजूद नहीं है या उसका कोई सुराग नहीं मिलता, नहीं, जो सबसे पहला खुलिया है जिससे तमाम खुलिये बने और तमाम जानदार बने, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। राइट, तो उसके लिए उन्होंने किया ये कि इस किस्म के फाइलोजेनेटिक ट्री को ज़हन में रखा और उन्होंने देखा कि चूंकि यूकेरिया भी उसी शाख से ताल्लुक रखते हैं जिससे आर्किया ताल्लुक रखता
तो उन्होंने कुछ एल्गोरिदम्स बनाई जो बेजियन प्रिंसिपल पे बेस करती थी, और उन एल्गोरिदम्स के तहत उन्होंने मेक श्योर ये किया कि ऐसे जीन्स ढूंढे, ऐसी जीन फैमिलीज ढूंढे जो कमोबेश दो मुख्तलिफ आर्किया और बैक्टीरिया के दो बड़े बड़े ग्रुपों में कम से कम पाई जाए, यानी आर्किया में भी पाई जाए और बैक्टीरिया में भी पाई जाए, और कम से कम इन दोनों के अलग अलग दो बड़े बड़े ग्रुपों में या फाइलम्स में या किंगडम्स में पाई जाए। और उन्होंने जब वो एल्गोरिदम रन की तो व्हाट दे फाउंड आउट वाज दे केम टू नो ऑफ अबाउट 300 डिफरेंट जीन फैमिलीज। मैं यहाँ पर ये मैं शेयर करता हूँ ये तस्वीर। अब ये वो इस पर्टिकुलर इमेज में उन्होंने, मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर पेपर है जिससे मैंने ये तस्वीर ली है। सही। उन्होंने वो कमोबेश 300 के करीब जीन फैमिलीज डिस्कवर की या ढूंढी, उन उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फर्दर फिल्ट्रेशन के जरिए, जिसमें उन्हें ये पता चला कि ये जीन्स अगर किसी जानदार में हो तो वो एक तरह का ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ से मुराद ये कि वो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकता था। उसमें एटीपी बनाने के सिस्टम्स थे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के जेनेटिक मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी हार्नेसिंग के मैकेनिज्म्स थे जो खास तौर पे बाज किस्म के आर्किया में पाए जाते हैं। और आर्किया के बारे में मुख्तसर ये कि आर्किया का बाज आर्किया ऐसे सेल्स हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। मसलन तो ये इस किस्म का आर्किया इनका ख्याल है कि लूका जो था बुनियादी तौर पर उसमें इस किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थे जो इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते थे। ठीक, और उनमें मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स ऐसे थे जो आज के जानदारों में भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आज के दौर में जानदारों में पाए जाते हैं, जिनमें फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, ये NADPH निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड किस्म के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रोटीन्स हैं, ये भी उनमें पाई जाती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये उस जमाने की बात है और उस जमाने में उन्होंने वो बुनियादी तौर पर प्रोटॉन्स की मौजूदगी को और प्रोटॉन की सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट को उन्होंने लिंक किया हुआ था उन पर्टिकुलर सेल्स ने एटीपी की फॉर्मेशन के साथ। सही। एटीपी के बारे में जिक्र कर चुका हूं कि ये एनर्जी करेंसी है हर खुलिये के अंदर, हर जानदार के हर खुलिये के अंदर। ठीक, अब यही वो प्रोसेस है, यानी प्रोटॉन, जिसे कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन की सेल के अंदर एंट्री हार्नेस, उससे के साथ जो एनर्जी आती है उसको हार्नेस करके एटीपी जैसे मॉलिक्यूल्स को जो इमीडिएट एनर्जी प्रोविजन में इस्तेमाल होते हैं, ये वो सिस्टम है जो आज तमाम जानदारों में पाया जाता है। क्या इंसान, क्या पौधे, क्या बैक्टीरिया, क्या आर्किया वगैरह वगैरह। सही। ठीक, तो अब इस पर भी अब जाहिर है ये सब के सब जो चीजें हैं जो अब जो तहकीक है बुनियादी तौर पर वो इन चीजों की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है कि ज्यादा से ज्यादा जानदारों की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसकी बेस पर किस तरह हम अपना लिंक या जिंदगी का लिंक उस सबसे पहले जानदार के साथ जिसके हम सब प्रोजेनिटर्स हैं, यानी जिसके हम सब जो हैं एक तरह से अखलाफ हैं या उनकी औलाद है एक तरह से, उस तक किस तरह पहुंचाया जाए, मतलब उसकी नस्ल। हाँ, उसकी नस्ल है, उसकी बुनियादी तौर पर नस्ल। तो ये बुनियादी तौर पर है आज की गुफ्तगू का जो मैंने जो ज़हन में तैयार कर रखा था। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या कोई बात है तो प्लीज। मैं माजरत खाऊं कि वीडियो में स्लाइड वीडियोस में मुझे उसमें कुछ तस्वीरें मेरे पास ऐसी सच थी नहीं। मैं सिर्फ DNA का स्ट्रक्चर और RNA का स्ट्रक्चर वगैरह ही दिखा सकता था
जो मेरे ख्याल है वो लोग जिनको इस काम में दिलचस्पी है शायद उन्होंने पहले से देख रखे हो। तो ये है। जी 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 कोई तो सवाल? वो एक सवाल जो अक्सर साइंस की दुनिया पे आता है वो ये है कि अगर इस वक्त जो जिंदगी है वो तमाम अनवा का इर्तिका जो है एक खुलिये से हुआ है, जैसे लूका कहते हैं, जी तो सिर्फ वही खुलिया क्यों बना और खुलिये क्यों नहीं बने? तो वो उसका जवाब आपने दे दिया है। आई जस्ट वांट टू मैं बस ये कोशिश करूं कि उसको क्लैरिफाई कर दूं कि इस वक्त जो जिंदगी है वो एक खुलिये से आई है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही खुलिया बना था। इसका मतलब ये कि उस वक्त बहुत से खुलिये थे जी जिनमें, जैसे आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी हो रही थी और जी उनमें वो अपनी कॉपियां भी बना रहे होंगे, जी लेकिन इससे आप इत्तेफाक कह लें कि इस वक्त जो दुनिया में जितनी भी नस्ल है उसको हम सिर्फ एक खुलिये से ट्रेस कर सकते हाँ जी, ट्रेस कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है, कार्ल वूज के मुताबिक हैं। जी जिस तरह आज मेरा जो जिस्म का, मेरा जो जीन है, मेरे जो जीनोम है वो जी आपके जीनोम से अलग है, लेकिन हम बतौर इंसान के जब एक पॉपुलेशन का हिस्सा है तो हमारे एक बुनियादी तौर पे एक जीन पूल है, ठीक राइट है, राइट जिसे हम जीन पूल राइट कहते हैं। उस जमाने के बारे में कार्ल वूज का और बाज लोगों का ख्याल ये है कि उस वक्त जो जीन पूल था वो उस तरह का स्टैटिक जीन पूल नहीं था जैसे आजकल है, और उसमें जीन्स की फ्री हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बायस जो है वो एक तरह से शेयर्ड जीन पूल था तमाम खुलियों का। और ये जो 300 के करीब इन्होंने लूका के जीन्स जो है डिस्कवर किए हैं, एन मुमकिन है, इस पर भी बाज लोगों ने बहुत बहस की है, एन मुमकिन है कि ये भी बुनियादी तौर पर उस शेयर्ड जीन पूल को इंडिकेट कर रहे हो। सो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से मुराद वो खुलियों की महदूद पॉपुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये हतमी तौर पर ये यकीन से कहना कि वो सब के सब कि कौन से खुलिये से ये इसका आगाज हुआ, वो एन मुमकिन है कभी भी पॉसिबल ना हो। लेकिन हम कम से कम उन जीन्स तक पहुंच सकते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने में, यानी जब अभी बैक्टीरिया नहीं बने थे, आर्किया नहीं बने थे, यूकेरिया नहीं बने थे, तो जो जिन खुलियों से इन सब का आगाज हुआ वो दे हैड ए शेयर्ड जीन पूल और उनमें ये जीन्स शामिल। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये अगर ये मैं आपकी प्रॉब्लम बात ठीक ये समझूं। पॉसिबिलिटी, ये अब ये सब के सब जो है ये पॉसिबिलिटीज। जी जी, अगर मैं आपकी बात सही समझूं तो आप ये कह रहे हैं, जी, आप शायद ये कह रहे हैं कि जिस तरह आप इस वक्त की किसी भी स्पीशीज को अगर आप देखें जी तो वो एक अजदाद की पॉपुलेशन से इवॉल्व हुए हैं, एक सिंगल जद से इवॉल्व नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह ये जो लूका है ये भी एक पॉपुलेशन थी खुलियों की, एक सिंगल खुलिया नहीं था, जी एक पॉपुलेशन थी खुलियों की जिनमें से फिर आगे मुख्तलिफ अनवा जो थी खुलियों की वो उनका इर्तिका हुआ। जी जी बिल्कुल। इसका देखे ना, एवोल्यूशन जो है वो तो एक जानदार से हो, उसके बारे में जो एवोल्यूशन के जो जो तस्वुरात हैं, खास तौर पे आर ए फिशर ने जो जी जी डार्विन, यानी जिसे न्यू डार्विनिज्म कहते हैं, उसकी जो सबसे पहले कंसेंसस की या सिंथेसिस की स्टेज थी, उसमें सही सबसे है। अहम काम जो है आर ए फिशर और उसके साथ सिविल राइट और इस किस्म के लोगों का था, जिन्होंने ये साबित किया कि एक जानदार का इर्तिका नहीं होता बल्कि जानदारों की पॉपुलेशन का इर्तिका होता है। पॉपुलेशन, राइट हाँ, राइट। तो यहां पर भी बुनियादी तौर पर ये बात इंसान के दिल को ज्यादा लगती है कि ये एन मुमकिन है कि वो उस वक्त एक से ज्यादा खुली हो। अब यहाँ राइट पर वो मैं वो आर्टिकल भी साथ इसके शेयर करूंगा इसके कमेंट्स में। कार्ल रूस जरूर का जो जरूर। उसकी जिंदगी के आखिरी लिखे हुए आर्टिकल है, दे आर एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, क्योंकि उसमें उसने बहुत सारी चीजों पे बड़ी अच्छी और दिलचस्प डिस्कशन की है। उसने वो ये कहता है सही। कि वो ये कहता है कि ये जो ये जो यानी वो जमाना जो था, उस जमाने में जिस किस्म की तब्दीलियां आ रही थी उसने बुनियादी तौर पर आने वाले जानदारों की एक ओवरऑल
डेवलपमेंट को या ओवरऑल इर्तिका का आगाज इस रंग में किया कि उनको एक तरह से प्री डिटरमिन कर दिया कि किस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक, अगरचे वो डायरेक्शन जो है आज हमें नजर आ रही है, यानी हमारे सामने जो जानदारों की डाइवर्सिटी है नजर आ रही है, लेकिन क्या उस जमाने में, फर्ज करें लूका के जमाने में, इमेजिन कीजिए कि अगर कोई और खलाई मखलूक होती, तो क्या वो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकती थी कि किस डायरेक्शन में डाइवर्सिटी जाएगी? नहीं, इसका इम्कान नहीं। यानी ये प्रिडिक्ट करना कि एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में होगा, ये मुमकिन नहीं है। इस बारे में तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बाज लोगों ने बड़ी कोशिश की है और उनका ख्याल ये है, बाज लोगों का ख्याल ये था शुरू में कि शायद कोई चौथा लॉ ऑफ, या यानी फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यानी 3 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो है ही ना, चौथा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो शायद डिस्कवर हो जाए तो हमें पता लग जाए कि जानदारों का इर्तिका कैसे होता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और ये जो डाइवर्सिटी है ये कितनी, इसके बारे में प्रायर नॉलेज मुमकिन है। यानी देखें आप, ये मुमकिन है एट द लेवल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक पॉपुलेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक खास पर्टिकुलर स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाएंगे तो उनकी कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स, थर्मोडायनेमिक स्टेट्स मुमकिन है, यानी इम्कान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का कोई इम्कान भी बायोलॉजिस्ट जो है वो फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसका क्या कभी कर सकेंगे या नहीं, इसका भी मुमकिन नहीं शायद। सही सही। और उसी तरह एक जो बिल्कुल बुनियादी सवाल है जो अक्सर सुनने में आता है वो ये कि कहीं और किसी और सैयारे पे जिंदगी मौजूद है या नहीं है। तो वो यही है कि मतलब हमें जिंदगी का इस वक्त सिर्फ एक ही सैंपल पता है, यानी जमीन पे जो जिंदगी है उसके बारे में हमें पता है। उसके बारे में भी जाहिर है अभी हम सीख रहे हैं कि वो जिंदगी क्या है और कैसे बनती है। तो हमें उन असूलों का अभी नहीं पता जिनकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि जिंदगी कैसे वजूद में आती है। इसलिए ये कहना कि किसी और सैयारे पे जिंदगी का वजूद है या नहीं है वो कहना बहुत मुश्किल है, राइट। जमीन पे जो जिंदगी है उसकी एक मखसूस तारीख है, हिस्ट्री है, जो बिल्कुल इंटीमेटली टाइड है जमीन की अपनी तारीख से। और मुख्तलिफ सैयारों की तारीख मुख्तलिफ होती है, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं क्योंकि उनका सूरज से फासला मुख्तलिफ है, उनमें जो शुरू के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मुख्तलिफ थे, और उनका मैस मुख्तलिफ है जिसकी वजह से उनकी अपनी जो ग्रेविटी है वो मुख्तलिफ है। तो उस वजह से उन पे जो केमिकल रिएक्शंस की एक जो चेन बनेगी वो भी मुख्तलिफ होगी। तो हमें ये नहीं पता कि अगर ज़मीन पे ज़िंदगी, फॉर एग्जांपल अगर हम आरएनए या डीएनए की बात करें, तो क्या डीएनए और आरएनए ही वो वाहिद मॉलिक्यूल हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है? तो इसका आंसर प्रॉब्ली यही है कि प्रॉब्ली नो, देयर कुड बी, मतलब ऐसे लाखों किस्म के मॉलिक्यूल हो सकते हैं उसूलन जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। जमीन पे एक जमीन की जो हिस्ट्री है उसकी वजह से ऐसा एक इत्तेफाकी सिलसिला बना कि आरएनए और डीएनए वो मॉलिक्यूल बने जो वो इंफॉर्मेशन स्टोर करें जो फिर आगे जाके जिंदगी की बुनियाद बने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, जब आपने इत्तेफाक का जिक्र किया है ना, तो इत्तेफाक को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए। इत्तेफाक से मुराद ये है कि यकीनन उनके भी कोई, उस पूरे प्रोसेस का भी कोई ना कोई वजह होगी, एग्जैक्टली, यस, जिसका हमें पता नहीं है। और वो वजह हो सकता है कि अभी जिंदगी जमीन पर कहीं पर भी अवेलेबल ना हो, यानी हम उसकी मिसालें ढूंढने से फिलहाल कासिर हैं। लेकिन जहां तक आपने जिक्र किया ना कि और सैयारों पर, देखिए अगर शहाबियों पर हमें अमीनो एसिड्स के आसार मिल सकते हैं, हमें इस किस्म के केमिकल्स के आसार मिल सकते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि दे आर वन स्टेप अवे फ्रॉम वेरियस डिफरेंट बायोकेमिकल्स, एन मुमकिन है कि हो, क्योंकि बेशुमार जगह हैं जो यहां पे हैं। तो मेरा अपना जो हंच है, अपना कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो लॉज, वो प्रिंसिपल्स, वो प्रोसेसेस
जिन्होंने जमीन पर जिंदगी को शुरू किया, एन मुमकिन है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सितारे बहुत से हैं खला में या स्पेस में, जो पॉसिबिलिटीज हैं उनका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं और वो बेशुमार हैं, इसलिए एन मुमकिन है कि कहीं ना कहीं जिंदगी हो। लेकिन अगला सवाल ये कि क्या वो इंटेलिजेंट होगी कि नहीं। इंटेलिजेंट से ज्यादा पहला सवाल ये कि पहले तो जिंदगी के बारे में मैं मुतवक्को रखता हूं कि होगी। इंटेलिजेंट का चांसेस जो है वो बहुत कम है सिर्फ जिंदगी के होने के मुकाबले में। तो बस ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए इसको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से अप्रोच किया है। हम अब जो बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ये डार्विन के जमाने में नहीं हम जानते थे, या बहुत पहले नहीं जानते थे। हमें ये पता है कि कोई भी केमिकल दूसरे केमिकल के साथ एक खास रेशो में बाज बेसिक एनवायरमेंटल या अपनी सराउंडिंग कंडीशंस में ही बनता है। मसलन पानी और ऑक्सीजन को आप 0 डिग्री पर मिलाकर उनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 0 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर मिलाकर आप पानी नहीं बना सकते, आपको कुछ ना कुछ हीट उनको देनी पड़ेगी। और जब भी वो बनेंगे, पानी खा दुनिया में कहीं पे हो H2O ही होगा, H3O कहीं नहीं होगा। तो इसी तरह के, यानी वो मैंने वो स्टुअर्ट काउफमैन का जिक्र किया था, उसकी किताब मेरा ख्याल है कि कभी रिव्यू करनी चाहिए मुझे। उसने बहुत दिलचस्प इस तरह की बातें कही है। वो ये कहता है कि लोग आमतौर पर ये समझते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने, और इस मौजू पर शायद हम फिर और भी बात कर सकते हैं कि जिंदगी क्या है, इसके बारे में बहुत सारे फिजिसिस्ट ने भी इस राय दही में हिस्सा लिया है। और उसमें जो सबसे वेल नोन फिजिसिस्ट है वो एरविन श्रोडिंगर है। एरविन श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ। वो मेरे ख्याल फ्रीली अवेलेबल है, मेरे पास उसका कोई मेरे ख्याल 89 का पब्लिश एडिशन है, जिसमें उसने बकायदा डुबलिन आयरलैंड में लेक्चर्स दिए थे जो किताब की सूरत में पब्लिश होकर सामने आए। वो बड़ी दिलचस्प, जो वो जिस तरह से वो जिंदगी को लेता है, जिस तरह से वो जिंदगी को थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ता है, that was really the start for biologists as well to start looking at laws of thermodynamics as the possible source of organization of life at various different levels. यानी देखें, आमतौर पे पहले तो ये लोग कहते थे जी, और ये जी 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 कदीर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है जो बहुत कम जिस पे बहस होती है जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में या बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, कि हालांकि हम बायोलॉजी की जब बात करते हैं तो या जिंदगी की बात करते हैं तो खुलिये की को बुनियाद कहते हैं, लेकिन खुलिये के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट। बहुत पेचीदा है लेकिन बेसिकली केमिकल रिएक्शंस है। वो केमिकल रिएक्शन जो है वो उन फिजिकल कवानीन के बुनियाद पे हो रहे हैं जो एटॉमिक फिजिक्स की बुनियाद पे हम समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी के सारे प्रोसेस में इंसान की जिंदगी से लेके एक खुलिये की जिंदगी तक और वो उसके नीचे जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं वहां से लेके एटम तक, इस पूरी चेन में कहीं भी कोई ऐसा मरहला नहीं है जिसमें किसी भी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर की या फिजिक्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत बिल्कुल ये बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर हम और इसी उम्मीद पर ही लोग उस इर्तिका की बात करते हैं कि इर्तिका भी बाज प्रोसेसेस की वजह से हुआ है। ठीक है, वो स्टीव गोल्ड वगैरह ने और लोगों ने कहा है कि ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है और इसमें बाज ऐसी चीजें होंगी जो हिस्टोरिकली ही पॉसिबल थी, लेकिन हर मामले में ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि डीएनए और आरएनए जो है दे फॉलो देयर फॉर्मेशन रिक्वायर्स सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। और मतलब इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि हर चीज जो है वो उसका हम प्रोसेस मालूम नहीं कर सकते, जिस तरह हम बाकी, क्योंकि साइंस तो तमाम का तमाम जो है मादी जिंदगी के बारे में यानी इल्म हासिल करने का नाम है ना। तो इसलिए ये कहना कि हम मतलब यहाँ पर जब हम किसी खालिक की बात करते हैं तो खालिक तक तो साइंस जा नहीं सकती, क्योंकि किसी खालिक की वजूद का इकरार या इनकार साइंस के बस का रोग है ही नहीं। हम उसके बाद अगर हम ये तसव्वुर करते हैं कि उस खालिक ने कुछ कवानीन बनाए होंगे
ठीक। तो उसमें उन कवानीन को जरूर ढूंढा जा सकता है, और साइंस का सारा कारोबार ही उन कवानीन को ढूंढना है, बस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी 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 जी। तो मेरे ख्याल है इस पे खत्म करते हैं। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। जी जी। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं मसरूफियत की वजह से और बेहतर स्लाइड्स नहीं बना सका, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि निस्बतन ज्यादा, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी तस्वीरें थी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी को कोई फायदा हो जाएगा, या इस पर कुछ ना कुछ हम डिस्कशन जनरेट कर लेंगे। ये एक जाहिर है ऑन गोइंग फील्ड है, यानी ये प्योर बायोलॉजी है, बिल्कुल इसका बिल्कुल। कोई ताल्लुक जो है किसी मेडिसिन की डिस्कवरी से नहीं है। तो जाहिर है इसमें ये वो फील्ड है कि जिसमें फंडिंग वगैरह, क्योंकि जाहिर है ये तमाम के तमाम लैब से रिलेटेड काम जो है उनमें पैसे लगते हैं, ये थ्योरेटिकल काम है नहीं है। तो इसमें कम लोग जाते हैं, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो टॉपिक है इसमें या इस फील्ड में प्योर रिसर्च करने वाले लोग बहुत कम है। शायद उसी वजह से ही इसमें जो नई डिस्कवरीज है बिल्कुल उसकी स्पीड भी जरा कम है। बस ये कहना था मुझे। जी। तो एक एक बात आखिरी आपसे आई वांट टू गेट योर ओपिनियन दिस, कि बहुत से लोग ये भी एतराज करते हैं कि भाई अगर साइंस ये कहती है कि जिंदगी जो है वो दुनिया के जो बेसिक असूल हैं उन, या जो कायनात के बेसिक असूल हैं उसके बुनियाद पे बनती है, तो फिर साइंसदान जो है वो खुद से लैब में एक खुलिया क्यों बना के नहीं दिखाए? तो उस बारे में आपके कुछ आइडियाज हैं कि मतलब एक खुलिया बनाना जो है वो मौजूदा टेक्नोलॉजी की वजह से इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, अगर आप ये बात करें ना कि एक खुलिया जो है वो स्क्रैच से बना के दिखाएं, तो स्क्रैच से बनाया जा सकता है एक खुलिया, बल्कि लेकिन उसका फायदा नहीं है। स्क्रैच से खुलिया बनाने के बजाय साइंसदानों को दिलचस्पी इस चीज में है कि उन उसूलों को डिस्कवर किया जाए जिसके तहत ये बायोमोलिक्यूल्स बने, यानी कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी, और बनाने की कोशिश की और की जा चुकी है। यानी स्क्रैच से प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाए जा चुके हैं, आरएनए के, डीएनए के वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, यानी जीरो, यानी आप सिर्फ बेयरली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मुख्तलिफ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फास्फोरस के कंपाउंड से इस तरह की चीजें बन चुकी हैं। लेकिन पूरा का पूरा खुलिया बनाना जो है उसका उस वो एक निस्बतन ज्यादा तफसील तलब काम है, और जाहिर है उसमें हमें सच्ची बात यह है कि बाज बातों का पता नहीं है कि आप इन चीजों को कैसे सस्टेन करेंगे। देखिए, जहां तक एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जिसके इर्द गिर्द फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन हो या फॉस्फोलिपिड्स की झिल्ली हो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये बनाना बहुत आसान काम है। फॉस्फोलिपिड बनाइए जो जिसके केमिस्ट्री में बेशुमार तरीके हैं, आसानी से बन जाएंगे आपसे, और उसका एक ड्रॉप आप पानी में फेंकें तो वो खुद ब खुद एक गोल सा दायरे की शेप में स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड्स पानी के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो खुद ब खुद एक राउंड स्ट्रक्चर या माइसेलीज उन्हें कहते हैं, वो बना देते हैं। अब उसके अंदर बाकी चीजें उस महदूद माहौल में कैसे बनी, वो लॉज और वो प्रिंसिपल्स, उसमें हमें एक खास टेस्ट ट्यूब में तो पता है कि प्रोटीन्स कैसे बनती है, लेकिन उन कंडीशंस को जो अर्थ जमीन पर उस जमाने में मौजूद थी जब ये जिंदगी वजूद में आई, उनकी मौजूदगी में बनाना जो है वो असल काम है। वरना जैसे मैंने अर्ज किया था पहले, यहाँ पर बॉल्टीमोर में इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसके अलावा भी और जगहों पे भी है जहाँ पर नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे खुलियों को मिनी फैक्ट्रीज या नैनो फैक्ट्रीज के तौर पर, यानी खुलियों को इस तरह प्रोग्राम करना चाहते हैं कि एक खुलिये हों जिनमें वो बायोडिग्रेडेबल फ्यूल बना सके। ठीक, और इसमें बहुत हद तक उनको कामयाबी हो रही है, और इसमें बहुत सारी चीजें, उसमें उन्होंने स्क्रैच से डीएनए बनाया जो उसमें डाला है, उसमें अपनी मर्जी के जीन्स वो डाल रहे हैं ताकि उन खुलियों का मकसद ही वो खास किस्म का बायोडिग्रेडेबल फ्यूल बनाना हो। क्योंकि आपको पता है ये जो ऑन कमिंग एनर्जी क्राइसिस है कि अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स के अलावा कौन कौन से पॉसिबल फ्यूल्स होंगे,
और उनकी प्रोडक्शन कैसे होगी और सस्टेनेबल प्रोडक्शन कैसे होगी और कैसे वो माहौल को क्लीन रखेंगे, ये एक अहम गोल है साइंसदानों का। तो मुख्तलिफ सूरतों में बाज रस्तों में कामयाबी हो रही है, बाज रस्तों में बाज डायरेक्शंस में कामयाबी का तनासुब निस्बतन ज्यादा है और स्पीड ज्यादा है, बाज डायरेक्शंस में स्पीड स्लो है, बाज डायरेक्शंस में स्पीड बहुत ना होने के बराबर स्लो है। तो ये ऐसे साइंस का कारोबार ऐसे ही चलता है, क्योंकि ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल। जी 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 जी। ये आसान काम नहीं है। हर चीज क्योंकि जिंदगी के बारे में ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके जैसे मैंने अर्ज किया कि जिंदगी की ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ लेवल्स पे होती है। अब ये मैंने बात तो जिक्र कर दी। दूसरी बात जो अगली थी इससे वो ये थी कि हर लेवल पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी नई खूबियां होती हैं जिन्हें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऐसी रखना कि ओवरऑल वो तमाम के तमाम एक खुलिये के तमाम अज्जा मिलकर एक जिंदा खुलिये की तरह तमाम अफाल बजा लाएं। ये काम जो है ये इसके लॉज, इसके प्रिंसिपल्स, इसकी कंडीशंस ढूंढना जो है उसकी कोशिश हो रही है। बिल्कुल 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 जी। और एक और बात जो आपने कही थी जो बहुत अहम है वो यही है कि जैसे आपने भी बात की कि कुछ लोग जो हैं, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो फ्यूल या ईंधन बनाना चाह रहे हैं, तो इस किस्म के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए फंडिंग आसानी से मिल जाती है। जी जी। बेसिक जो रिसर्च होती है कि आप अगर कोई साइंसदान कहे जी कि मैं कोशिश करूंगा एक खुलिया बनाने की, तो उसके लिए फंडिंग मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये काम जाहिर है कि कोई मुफ्त में तो नहीं होता। साइंसदान जो है उनके जो लैब का जो सेटअप है, उसका जो स्टाफ है, उन सब की सैलरीज और ये और वो और लैब का अपना जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं। तो ये भी एक पहलू होता है जो आमतौर पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि जिस काम के लिए फंडिंग होगी उस काम में ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस का इम्कान होता है। और ये जो बेसिक रिसर्च है उसकी फंडिंग आमतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत मिल जाए तो मिल जाए, प्राइवेट फंडिंग इनके लिए आमतौर पे नहीं मिलती, तो वो भी एक हिंड्रेंस होती है। ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। देखिए मैंने अमेरिका में तकरीबन पढ़ाने से पहले मैंने तकरीबन 15 साल रिसर्च किया। जी जी। फी जमाना बायोलॉजी में सारी दुनिया में अगर आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता मेडिसिन के साथ या मेडिकल साइंसेस के साथ नहीं है, आपको फंडिंग बहुत मुश्किल से मिलेगी। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। वो लोग जो प्योर ओरिजिन ऑफ लाइफ पे रिसर्च कर रहे हैं उसमें सिर्फ यही नहीं है कि उन्हें फंडिंग के इश्यूज हैं और बल्कि होंगे। उनको इश्यूज ये भी हैं कि एक लैब में सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं होता या एक रिसर्चर नहीं होता, उसको और अपने स्टाफ की जरूरत होती है। और स्टाफ सिर्फ साइंस में जो फी जमाना लोग जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्चर्स हैं, ये ज़हन में रखें, उनको अपने अपने फील्ड से इंतहाई दिलचस्पी है तभी वो काम कर रहे हैं। वरना मैं आपको वही लतीफे के रंग में मैं सुनाता हूँ। मैं जब जर्मनी में पीएचडी कर रहा था, वो डॉर्मेट्री में रहते थे यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स अमेरिका से आए। तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा तुम क्या करने के लिए? उसने कहा कि मैं जी जर्मन लिटरेचर पे काम करने के। उसका ताल्लुक सिएटल से था। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा ख्याल है जर्मन लिटरेचर में करके तुम्हें किस किस्म की जॉब मिलेगी? कहता मेरा गोल ये है कि टीचिंग में चला जाऊंगा। मैंने कहा अगर टीचिंग में ना जॉब मिली तो कह लेगा फिर मैं भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करूंगा। तो वरना सबके सब लोग जो है वो आईटी में आ जाए, मतलब मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स करके। तो ये इश्यूज है। अब ये जो लोग समझते हैं, जिस तरह जो इंसानी ओरिजिन या ह्यूमन एवोल्यूशन पर जो रिसर्च करने वाले हैं, अगला हम टॉपिक वही रखेंगे ताकि उसमें मैं यहाँ असल में कुछ वीडियोज शेयर करना चाहता था। ये 2-3 साल पहले नई स्कल्स डिस्कवर हुई हैं साउथ अमेरिका में, और उनके जिसने साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है उसने अपनी मुश्किलात या परेशानियां बताई हैं कि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन ओरिजिन्स पे रिसर्च करने के लिए कितना मुश्किल है कि आप फंडिंग ढूंढने, स्टूडेंट्स ढूंढने। बल्कि वो ये कहता है कि मुझे नई गार मिली जिसमें मुझे पता चला कि हड्डियां हैं, और उस गार में जाने के लिए बहुत ही पतला बंदा चाहिए था और मेरे स्टूडेंट्स में कोई अवेलेबल नहीं था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढने की कोशिश की, मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैंने फेसबुक पर इश्तिहार लगाया। इश्तिहार ये था कि आपके जिस्म की जो डायमेंशंस हैं वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
और आपको मैं खाना दूंगा, आपको मैं रिहाइश की जगह दूंगा, लेकिन आपको तनख्वाह कोई नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। ये सिचुएशन है प्योर बायोलॉजी में, और खास तौर पर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ये इतना आसान काम नहीं है रिसर्च। मैंने जैसे अर्ज किया था, शायद आपसे बात नहीं हुई, जरार से कभी बात हुई थी कि मैंने अपने वालिद साहब से, जब मैं बुनियादी तौर पे पुराना मेडिकल का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने अपने वालिद साहब से बात की, वो भी बायोलॉजिस्ट हैं, कि मैं बुनियादी तौर पे पेलियोंटोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले मेरी शक्ल देखी, फिर कहने लगे कि बेटा पेलियोंटोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि तुम सारी जिंदगी लगे रहो ना रेगिस्तानों में या मुख्तलिफ जगहों पर पहाड़ खोदते रहो, तब सारी जिंदगी में शायद तुम्हें एक हड्डी मिले, उस एक हड्डी को क्या करोगे तुम? तो ये है, दीज आर वेरी डिफिकल्ट फील्ड्स। बहुत इनमें काम करने के लिए जो जोश जज्बा या जुनून चाहिए, वो इट्स अमेजिंग। वो एक पूरा का पूरा माशरा ही उसकी 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 नशोनुमा कर सकता है। Absolutely. क्योंकि अगर एक आदमी को मुस्तकिल अपनी दो वक्त की रोटी कमाने की जरूरत पड़ी, की तलब पड़ी भी है, आप कैसे सोचेंगे कि आप एक सरा में एक डायनासोर की हड्डियां ढूंढने के लिए खोद रहे हैं जमीन को, स्पेंडिंग द होल डे आउट। और रिगार्डलेस के ज़ाहिर है उसके भी बहुत सारे फायदे, मुझे तो उसके बहुत सारे फायदे नजर आते हैं, लेकिन बहरहाल ना होने के मुताबिक फंडिंग, बहुत कम पैसे वगैरह वगैरह। ये प्योर बायोलॉजी में ओवरऑल रिसर्च का हाल, बस। सही। ठीक है सर, फिर मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया, इस पर खत्म कर। बहुत शुक्रिया। और अगला जो है वो ह्यूमन ओरिजिन्स पे रिसर्च रख लेते हैं। उसमें भी बुनियादी तौर पर मुझे पता है कि उसमें मुख्तलिफ लोगों के क्या आरा या जो भी है, आइडिया ये है कि लोगों को एक सही तस्वीर दिखा दी जाए, उनको कुछ गाइड कर दिया जाए, और तो कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पर भी एक दो कुछ जो रिव्यू आर्टिकल्स और कुछ किताबों से जो कुछ मुझे समझ आया वो देख कर बता दिया। ये ज़ाहिर है ये भी फील्ड बहुत दिलचस्प है। सही। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।